गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में, क्लास 10th की फिजिक्स में, और वो है आज है लेक्चर 5। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वस्तु हमें कैसे दिखाई पड़ती है। आज का 10th की फिजिक्स का आज पहला स्टार है और वो ये है कि वस्तु हम लोगों को कैसे दिखाई पड़ती है। ठीक, अब देखेंगे। तो इसको एक कहानी के रूप में हम समझाते हैं, उसे आप समझ के एक अच्छा सा नोट्स बनाइएगा। मान लो यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत है, तो यहाँ से प्रकाश निकलेगी, यहाँ से प्रकाश निकलेगी, और यहाँ पे कोई वस्तु है। मान लेते ये कोई गाड़ी है, यहाँ पे ये कोई वस्तु है, और इस वस्तु से प्रकाश टकरा करके लौटती है। यहाँ से प्रकाश टकरा करके लौटी है। लौटने के बाद जब हमारी आंख पर पड़ती है, ये हमारी आंख है, आंख पर जब पड़ती है तब हम लोग इस वस्तु को देख पाते हैं। फिर समझिए, तो हम लोग ये लिखेंगे कि वस्तु कैसे दिखाई पड़ती है उसमें, कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर किसी वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंख पर पड़ती है तब हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है। अर्थात किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर वस्तु से टकराने के बाद जब हमारी आंख पर पड़ती है तो हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है। तो किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं, वो ये है पूरा का पूरा फिनोमेना देखने का। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब क्या है। अगला जो हेडिंग आपके सामने है वो है प्रतिबिंब क्या है। तो अगला हेडिंग है कि प्रतिबिंब क्या है। तो अगला स्टार है प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखेंगे ये प्रतिबिंब क्या होता है। एक वर्ड समझिए आप बगल में, यहाँ पे छाया। छाया, ये छाया क्या है समझेंगे। तो ये छाया है और ये प्रतिबिंब है। तो जरा सा एक बार देखेंगे कि छाया कैसे बनता है। तो लगभग दोनों वर्ड सेम ही है, लेकिन जरा सा दोनों को अलग अलग प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। छाया क्या है, मान लीजिए कि ये प्रकाश स्रोत से बल्ब लगी हुई है आपके बगल में रूम में, और उसमें से प्रकाश निकल रही है। तो वो प्रकाश, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है, मान लो यहाँ पे ये कोई स्रोत है, ये कोई प्रकाश स्रोत है, इसमें से प्रकाश निकल रही है। अगर आप इस प्रकाश को आगे में कोई वस्तु रख देते हैं तो ये वस्तु क्या करेगा, इस प्रकाश को रोकेगा। रोकने की वजह से इस वस्तु का यहाँ पे एक अंधेरा सा बन जाता है। यहाँ पे ये अंधेरा बन जाता है। ये जो अंधेरा बना है, इसी अंधेरा का नाम क्या है, छाया। आपने क्या बोला कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है और उस प्रकाश के रास्ते में अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो वो वस्तु आने वाली प्रकाश को रोक लेता है, जिस वजह से उस वस्तु के बगल में उस वस्तु का एक छाया बन जाता है, एक अंधेरा बन जाता है, और उसी अंधेरे भाग का नाम क्या है, छाया। ओके, नेक्स्ट हम लोग बोल रहे थे कि ये प्रतिबिंब क्या है। इसको बोलते हैं आप इमेज। वो था शैडो, ये है इमेज। ये इमेज कैसे बनता है जरा ये देखेंगे। मान लो यहाँ पे ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये क्या है आपका, ये है आपका प्रकाश स्रोत, और यहाँ से प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रही है। ठीक, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रही है और किसी वस्तु पे आकर के टकराती है। यहाँ पे ये कोई वस्तु है, ये ओ है। ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। आज के बाद हम लोग वस्तु को किससे लिखेंगे, ओ से। प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर किसी वस्तु से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, तो यहाँ पे मिलती है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या बोले, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है का मतलब है वास्तविक रूप से मिलना, और मिलती हुई प्रतीत होने का मतलब है आभासी रूप से मिलना। ओके, तो जैसे कि आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक मान लो ये समतल दर्पण है, ये मान लेते एक समतल दर्पण है। आपने यहाँ पे एक वस्तु रख दिया, तो वस्तु से प्रकाश निकलती है और निकलने के बाद वस्तु से टकरा के वापस हो जाती है। ठीक है, टकरा के वापस हो जाती है। तो होता क्या है कि अगर ये जो आपका वस्तु है, इसमें से जो प्रकाश निकली है, तो यहाँ टकराने के बाद अगर टकराने के बाद यहाँ मिल गया,
यहाँ ऐसे मिल गया, तो इसको बोलेंगे वास्तविक रूप से मिलना। बाय द वे ये टकराने के बाद इस तरीके से मिलता हुआ प्रतीत हो, ऐसे, इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब। और ये क्या है? वास्तविक। क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब किस लिखते हैं? इमेज से। इमेज मतलब आई, ये आई क्या हो गया? इमेज। अर्थात मेरा क्या कहना है वो देखिए, कि मेरा कहना है कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल किसी वस्तु से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वस्तु से प्रकाश निकलकर दर्पण से टकराने के बाद, वस्तु से प्रकाश निकलकर दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए कि ये वस्तु है और इसके सामने में एक दर्पण रखा हुआ है, तो क्या हुआ? वस्तु से प्रकाश निकला, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, इसको हम लोग ओ डैश नहीं बोल के इसको आई बोल देते, आई मतलब इमेज। जिस बिंदु पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। डैश डैश का मतलब मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो क्या है कि कोई वस्तु है, उसमें से प्रकाश निकला, आगे में क्या है? दर्पण है। यहाँ वस्तु है और यहाँ पे दर्पण है। वस्तु से प्रकाश निकला, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इस बिंदु को, ये जहाँ पे मिला है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसी बिंदु को इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब उस वस्तु का एक शैडो, उसका एक इमेज। तो आपने क्या बोला? किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसी बिंदु को इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। शायद आप नोट कर लिए होंगे। सर यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए ना, यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। सर जहाँ पे मिलती है, या तो मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसी आधार पर हम लोग प्रतिबिंब को दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। तो अगला स्टार होगा प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो प्रकार का। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। एक कौन हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। समझिएगा, एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और एक हो गया आभासी प्रतिबिंब। मेरा क्या कहना है कि समझेंगे, अब दोनों को हम बोलते हैं, आप जरा सुनिएगा अच्छे से। एक प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो यदि किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर दर्पण से टकराने के बाद वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलता हो, वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलता हो, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यदि किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता हो, किसी बिंदु पर अगर मिलता हो तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, यदि मिलता हुआ प्रतीत होता हो तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये कैसा हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब। और ये कैसा हो गया? आभासी। मतलब किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलता हो तो उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता हो तो उसे क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। जैसे हम दोनों को एक बार यहाँ दर्शाते हैं। पहली बार हम दर्शाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, पहली बार हम दर्शाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी बार हम दर्शाते हैं आभासी प्रतिबिंब। एक हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब और एक हो गया आपका आभासी प्रतिबिंब। ये जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, मान लीजिए ये कोई दर्पण है और यहाँ से यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ से प्रकाश निकला और निकलने के बाद दर्पण से टकराने के बाद यहाँ आ गया, फिर दूसरा प्रकाश ऐसे निकला और टकराने के बाद ऐसे वापस आ गया। तो जिस बिंदु पर मिला है यही इसका इमेज है। देख लीजिए, वास्तविक रूप से मिला है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका प्रतिबिंब है, वास्तविक रूप से मिला है। लेकिन जरा सा यहाँ देखिए, ये मान लीजिए आप कोई बस दर्पण है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, एक प्रकाश ऐसे गया टकरा के वापस, और एक प्रकाश मान लेते हैं सीधे गया और ये आभासी रूप से चलता चला गया, यहाँ ये इमेज। तो यहाँ पे पीछे डैश डैश का मतलब आभासी।
डैश डैश का मतलब आभासी। तो ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब है और ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का, प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और एक हो गया आभासी प्रतिबिंब। ओके, तो हम लोग अभी देखिए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या है, इस इमेज को आप बनाएंगे और समझेंगे अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे एक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, जो अगला स्टार है वो है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। अब देखेंगे ये अंतर क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम लोग अंतर कैसे लिखते हैं, आपने क्या किया, बीच में इसे डाल दिया। इधर है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, ये है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, और इधर हो गया आपका आभासी प्रतिबिंब। ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब। एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और एक हो गया आभासी प्रतिबिंब। देखेंगे सबसे पहली बात नंबर एक हम बोलेंगे और आप लिखेंगे। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक रूप से मिलने पर बनता है। फिर सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक रूप से मिलने पर बनता है। इसमें लिखिए पहला, आभासी प्रतिबिंब किरणों के आभासी रूप से मिलने पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक रूप से मिलने पर बनता है और आभासी प्रतिबिंब किरणों के आभासी रूप से मिलने पर बनता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, सदैव उल्टा होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, इसका एक्सपेरिमेंट है, इसका प्रयोग है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब जो है वो सदैव सीधा होता है। ये कैसा होता है, सीधा, और ये कैसा होता है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दा पर। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। इसे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। चौथा पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब, चौथा पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब वस्तु की तरफ होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की तरफ होता है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की तरफ होता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की तरफ होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब वस्तु से मतलब दर्पण के दूसरी तरफ होता है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब जो है, अभी देखे होंगे हम लोग कि यहाँ पे मान लो ये कोई दर्पण है, अगर यहाँ पे कोई वस्तु है तो आप देखे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे बना था। गौर कीजिए, देखिए आप, दर्पण के एक ही ओर है, प्रतिबिंब और वस्तु दोनों दर्पण के एक ही तरफ है, लेकिन अभी यहाँ आपको दिखाई थे, यहाँ पे ऐसे प्रकाश गया, ऐसे प्रकाश गया, ये लौट गया, और ये ऐसे इस प्रकार का। इसमें क्या है कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों दर्पण के विपरीत तरफ है। मेरा ये कहना है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु और प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों दर्पण के एक ही तरफ होता है, और इसमें आभासी प्रतिबिंब में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों दर्पण के विपरीत तरफ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने डील किया। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक रूप से मिलने पर बनता है, ये किरणों के आभासी रूप से मिलने पर बनता है। ये सदैव उल्टा होगा, ये सदैव सीधा होगा। ये इसको पर्दे पर उतार सकते हैं, इसको पर्दे पर नहीं उतार सकते। ये इसमें वस्तु और प्रतिबिंब दोनों दर्पण के एक ही तरफ होता है, इसमें वस्तु और प्रतिबिंब दोनों दर्पण के विपरीत तरफ होता है। देखिए ना, दर्पण के एक तरफ वस्तु है तो दर्पण के दूसरी तरफ प्रतिबिंब है। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्या था, प्रतिबिंब के बारे में। जब प्रतिबिंब को हम लोग पढ़ लिए,
जब हम लोग प्रतिबिंब को पढ़ लिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में, क्योंकि आपके पास जो दर्पण है वो कितने प्रकार का है। तो एक है समतल दर्पण, एक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो गो है, एक है उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। तो अगला जो आप हेडिंग देंगे वो होगा समतल दर्पण का गुण। अगला हेडिंग है समतल दर्पण का गुण। अगला हेडिंग है समतल दर्पण का गुण। अच्छे से आपको इसे देखना होगा, ये समतल दर्पण का क्या क्या गुण है। तो सबसे पहले समतल दर्पण का सबसे पहला गुण है, सबसे पहला गुण समतल दर्पण का सबसे पहला गुण हम समझाएंगे और यहाँ पे बताएंगे और आप उसे नोट करते जाएंगे। सबसे पहले इसका परावर्तक सतह समतल होता है। नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट है, समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, नंबर 1। नंबर 2 समतल दर्पण में, नंबर 2 समतल दर्पण में, जैसे ये मान लीजिए आप समतल दर्पण है, समतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के जितना आगे रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। देखेंगे आप, समतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के जितना दूर आगे रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। तो दूसरा गुण है कि समतल दर्पण में वस्तु को जितनी दूरी पर रखा जाता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। तीसरा पॉइंट समतल दर्पण में देखेंगे, समतल दर्पण में तो ये क्या हुआ, अगर आगे पीछे बना है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ना, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो ये आभासी प्रतिबिंब है कि वास्तविक। तो आपने क्या बोला, यदि वस्तु और प्रतिबिंब विपरीत तरफ है तो वो कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। और जो आभासी होता है वो सीधा होता है। इसका मतलब समतल दर्पण में कैसा बनेगा प्रतिबिंब, ये बनेगा आभासी सीधा। आभासी, जो आभासी है वो सीधा। तथा एक बात आपको समझा दें, समतल दर्पण में जैसे कि अगर आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपका दाएं हाथ का इमेज बाएं तरफ बनता है और बाएं हाथ का इमेज दाएं तरफ बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल शिफ्टिंग या लेटरल इन्वर्सन, मतलब पार्श्व विस्थापन। लेटरल इन्वर्सन मतलब पार्श्व विस्थापन। इसका मतलब होता है आभासी सीधा और पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व उल्टा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये 3 नंबर। आभासी सीधा तथा पार्श्व उल्टा बनता है। आभासी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कैसा होगा, आभासी सीधा और पार्श्व उल्टा। अब ऑब्जेक्टिव में जो लिखा रहे, अगर हो सकता है कि सिर्फ आभासी दिया रहे या आभासी सीधा दिया रहे, तो जो भी हो आभासी सीधा और पार्श्व उल्टा बनता है। जितना दूर सामने होगा उतना ही दूर पीछे बनेगा। नेक्स्ट, आप ये बात जान चुके हैं। आप देखेंगे समतल दर्पण में जो अगला प्रॉपर्टी है, चौथा प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, एक वस्तु है, ये ए बी एक वस्तु है और इसकी ऊंचाई है एच। जैसे कि आप हैं 6 फीट लंबे हैं, तो अगर आपको अपना पूरा इमेज देखना हो दर्पण में, अगर आप 6 फीट लंबे हैं या आप 8 फीट लंबे हैं, आप 5 फुट 8 इंच हैं, अगर आपको अपना पूरा इमेज देखना हो आईने में, तो उस आईने का कम से कम ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो उस आईने का कम से कम ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्या बोले, किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, ये चौथा लाइन है, किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई, क्या बोले, फिर से बोलते हैं, किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब कहाँ देखते हैं आप, दर्पण में। तो किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अर्थात उससे कम होगा तो वस्तु पूरा नहीं दिखेगा, सर दिखेगा पैर नहीं दिखेगा, पैर दिखेगा सर नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ कट जाएगा। लेकिन अगर आधा है तो आपको सर से लेकर के पैर तक दिख जाएगा। लेकिन आधे से कम करोगे तो नहीं दिखेगा पूरा, लेकिन जब आधे से अधिक करोगे तो 100% दिखेगा पूरा। तो मेरा ये कहना है, किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का कम से कम आधा होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला 5वां गुण क्या है, पांचवा गुण है
मान लीजिए आपका यहाँ पे दर्पण है, समतल दर्पण, ये समतल दर्पण का गुण है, और यहाँ पे कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। अगर ये वस्तु दर्पण के तरफ भी वेग से जाता है, समझिएगा, अगर ये वस्तु दर्पण के तरफ भी वेग से जाता है, तो ये पांचवा पॉइंट क्या है कि ये दर्पण है। आप देखेंगे, मान लो आपके सामने में आईना है, अच्छे से समझिएगा, अगर आपके सामने में आईना है तो अगर आप आईना के तरफ बढ़ोगे तो आपका प्रतिबिंब भी आईना के तरफ आता है, दर्पण के तरफ आता है। आप गौर करेंगे, यदि आप आईना से, उस दर्पण से अगर आप दूर जाओगे तो प्रतिबिंब भी आपका दूर जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई वस्तु दर्पण के तरफ जाता है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के तरफ आता है। तो छठा जो पॉइंट है, पांचवा जो पॉइंट है, इसमें आप लिखेंगे यदि वस्तु दर्पण के तरफ जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब भी दर्पण के तरफ आता है। फिर समझिए, यदि कोई वस्तु दर्पण के तरफ जाता है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के तरफ आता है। फिर समझते हैं, या यदि कोई वस्तु दर्पण से दूर जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर जाता है। तो किस पॉइंट में लिखा हुआ है? पांचवा पॉइंट में, यदि कोई वस्तु दर्पण से दूर जाएगा, यदि कोई वस्तु दर्पण से दूर जाएगा तो प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर जाएगा, यदि कोई वस्तु दर्पण के तरफ जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के तरफ जाएगा। पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट है कि यदि कोई वस्तु दर्पण के तरफ भी वेग से जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यदि कोई वस्तु दर्पण के तरफ भी वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के तरफ दोगुने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। फिर समझिए, यदि कोई वस्तु दर्पण के तरफ भी वेग से जाता है, यदि कोई वस्तु दर्पण के तरफ भी वेग से जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है, उसका वेग, इसका जो यहाँ पे प्रतिबिंब है वो भी दर्पण के तरफ होगा, लेकिन वो कितना होगा? 2v। ठीक है, यदि भी वेग से अगर ये दूर जाएगा तो ये क्या होगा? 2v वेग से दूर जाएगा। तो मेरा ये कहना है छठा पॉइंट में कि यदि कोई वस्तु दर्पण के तरफ भी वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से निकट आता हुआ प्रतीत होता है। यदि कोई वस्तु भी वेग से दर्पण के तरफ जाएगा तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से दर्पण के तरफ आता है, तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से दर्पण के तरफ आता है, उसका प्रतिबिंब 2v वेग से दर्पण के तरफ आता है। ओके, आप देखेंगे सातवां पॉइंट कहता है, समझिएगा, कि ये मान लो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, एक 6 नंबर में एक ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, एक वस्तु है जो दर्पण की तरफ 6 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, तो बताइए प्रतिबिंब किस वेग से दर्पण की तरफ आ रही होगी? ऑप्शन ए 16 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 12 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 17 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 18 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा? 6 मीटर पर सेकंड के वेग से जाएगा तो प्रतिबिंब उसका 2 गुना, मतलब 12 मीटर पर सेकंड के वेग से नजदीक आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछे, यदि कोई वस्तु है या कोई बालक है जो दर्पण के तरफ 5 मीटर पर सेकंड के वेग से नजदीक जा रहा है तो उस बालक का प्रतिबिंब किस वेग से आ रहा होगा? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से नजदीक आएगा। यदि कोई लड़का दर्पण से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से दूर जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब 20 मीटर पर सेकंड के दर से दूर जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मान लो ये आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है और ये आपका परावर्तित किरण है। ठीक है, और आपतन कोण है, मान लेते हैं थीटा। ठीक है, आपतन कोण क्या है? थीटा। और अब मान लेते हैं कि दोनों तो बराबर होता है, ये भी क्या हो गया? थीटा। समझिएगा, बोलता है कि आपने क्या किया, इस आपतन कोण को थीटा कोण से घुमा दिया। क्या किया हम लोग? आपतन कोण को थीटा कोण से घुमा दिए। यदि आपतन, ये जो आपका आपतित किरण है, इसको थीटा कोण से घुमा दो, या तो इधर के तरफ मतलब क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, तब जो ये परावर्तित किरण है वो 2 थीटा, जैसे भी का 2v वैसे थीटा का 2 थीटा। तो सातवां जो पॉइंट है वो ये है, यदि आपतित किरण को, सातवां पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं सुनिएगा, यदि आप आपतित किरण को थीटा कोण से घुमा देते हो, यदि आप आपतित किरण को, दर्पण को नहीं, आपतित किरण को, यदि आप आपतित किरण को थीटा कोण से घुमा देते हो तो परावर्तित किरण कितना से घूम जाएगा? 2 थीटा से। अर्थात यदि आप आपतित किरण को थीटा से घुमा देंगे तो परावर्तित किरण कितना से घूम जाएगा? 2 थीटा से। इस पे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि परावर्तन की घटना के दौरान
यदि आपतित किरण को 30 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगा? ऑप्शन ए 120 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 190 डिग्री। कौन होगा? अगर आप 30 डिग्री से घुमाओगे तो 60 डिग्री से घूम जाएगा, अगर आप 60 डिग्री से घुमाते तो 120 से घूम जाता, अगर आप 10 डिग्री से घुमाते तो वो 20 डिग्री से घूम जाता। मतलब आपतित किरण 10 डिग्री से तो परावर्तित किरण 20 डिग्री से क्या होगा? रोटेट कर जाएगा, मतलब घूम जाएगा। कंप्लीट। तो ये था किसका? समतल दर्पण का गुण। ओके, कितना? 7 गुण। किसका ये गुण है? समतल दर्पण का। अब हम लोग देखेंगे कि दो दर्पण के बीच, अभी हम लोग ये देखें कि अगर मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, उसके सामने आप खड़े हो जाते हो। एक छोटा सा स्टार समझ लेते हैं। यदि कोई समतल दर्पण है, उसके सामने खड़े होते हो तो आपका क्या गो चेहरा याद दिखता है? एक गो। मतलब एक समतल दर्पण में एक वस्तु का केवल एक प्रतिबिंब बनता है। अगर ढेर सारा समतल दर्पण ना हो तब एक समतल दर्पण में एक वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो समतल दर्पण को अगर हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ें, एक दूसरे का साथ सजाएं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो क्वेश्चन है आज का। अगला स्टार है, दो समतल दर्पण के बीच, दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। क्या बोले? दो समतल दर्पण के बीच कितना बनेगा? प्रतिबिंब का बनना। सर, आप किसी भी चीज को कितने कोण से घुमा सकते हैं? आप किसी भी चीज को कितने कोण से घुमा सकते हैं? आप किसी भी चीज को कितने कोण से घुमा सकते हैं? तो आप बोलेंगे 360 डिग्री। उससे बेसी भी घुमा सकते हैं क्या? नहीं घुमा सकते। समझिएगा, आपने क्या बोला? मान लीजिए कोई दर्पण है, ये हाथ मेरा दर्पण है, इसको कितना घुमा सकते हैं? ऐसे। कितना हो गया ये? 360 डिग्री। इससे बेसी नहीं घुमा सकते। 360 डिग्री में मान लीजिए कि 1 डिग्री घुमा तो मान लीजिए एक प्रतिबिंब बना, 2 डिग्री घुमा तो 2 प्रतिबिंब बना, 3 डिग्री घुमा तो 3 प्रतिबिंब बना। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि 360 डिग्री घूमने में उसको n गो प्रतिबिंब बनता है। क्या बोले? 360 डिग्री घूमने में कितना बन रहा है? n डिग्री प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक प्रतिबिंब कितना में घूमेगा? मान लेते हैं कि थीटा कोण घुमा। तो इसका मतलब है कि कोई भी जो आपका दर्पण है वो मैक्सिमम कितना घूम सकता है? वो घूम सकता है 360 डिग्री। कितना? अगर मान लीजिए कि थीटा घूमने पर एक प्रतिबिंब, तो टोटल घूमने पर मान लेते हैं n गो प्रतिबिंब। ठीक है, टोटल घूमने पर कितना हो गया? n गो प्रतिबिंब। तो ये हो गया। यहां पे एक लाइन लिखते हैं, माना कि 360 डिग्री घूमने पर n इंटू थीटा प्रतिबिंब बनता है, या n प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब है कि 360 डिग्री घूमने पर कितना प्रतिबिंब बन जाता है? n। तो थीटा डिग्री घूमने पर, इसीलिए थीटा डिग्री में बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि टोटल प्रतिबिंब, कुल प्रतिबिंब हो गया, मान लेते हैं कुल प्रतिबिंब हो गया थीटा इंटू n। तो ये कितना हो गया कि अगर वो 360 डिग्री घूम जाता है तो कितना प्रतिबिंब बन रहा है? टोटल n प्रतिबिंब बनता है। तो कुल प्रतिबिंब कितना हो गया? एक थीटा बनने पर एक गो, 2 थीटा पर 2 गो, 3 थीटा पर 3 गो, तो n थीटा पर n गो प्रतिबिंब बन गया। तो यही n इंटू थीटा बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। तो यहां से n कितना हो गया? 360 डिग्री बटा थीटा। n कितना हो गया? 360 डिग्री बटा थीटा। समझिएगा, n बराबर, n क्या है? n है प्रतिबिंब की संख्या। n क्या है? n है प्रतिबिंब की संख्या। ये n क्या है? तो n है प्रतिबिंब की संख्या। तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? 360 डिग्री बटा थीटा। मान लीजिए 60 डिग्री घुमा तो कितना हो गया? 360 बटे 60। आप देखेंगे, यदि स्टार नंबर 1, यदि 360 डिग्री बटा थीटा सम निकले तब एक घटा देंगे।
एक क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि 360 डिग्री बटा थीटा विषम निकले तो रहने देंगे। तो क्या करेंगे, रहने देंगे। क्या कहना है, यदि 360 डिग्री बटा थीटा का मान सम निकल गया, अभी हम समझाएंगे कैसे। यदि 360 डिग्री बटा थीटा का मान सम निकल गया तो आप क्या करेंगे, उसके आंसर में से एक घटा देंगे, वो उसका फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर विषम आया तो उसमें से कुछ नहीं घटाएंगे, वही आंसर होगा। इसका क्या कहना है कि यदि घुमाने पर, यदि थीटा घुमाने पर n का मान, अगर n का मान सम आएगा तो उसमें से एक घटा देंगे, यदि n का मान विषम आएगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो आपने क्या बोला, तो लिखते हैं माना थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री या थीटा बराबर 90 डिग्री मान लेते, एक छोटा सा एग्जांपल। तब प्रतिबिंब की संख्या बतावे, प्रतिबिंब की संख्या बतावे। तब क्या पूछा, तब क्या करें, प्रतिबिंब की संख्या बतावे। जरा देखेंगे प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला आप क्या जानते हैं कि n बराबर होता है 360 डिग्री बटा थीटा। तो थीटा का मान कितना है, 360 डिग्री बटा 90, 90 चौका 360, 4 निकल गया। लेकिन क्या बोले, ये सम है कि विषम है, ये सम है। तो क्या करेंगे, इसमें से एक घटा लेंगे, इसीलिए n का मान हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। तो ये हो गया आपका आंसर। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अब देखिए ये कैसे होता है, ये कैसे हो रहा है। आइए जरा इसको हम लोग ये इलेबोरेट करते हैं, इसको देखते हैं अच्छे से। दर्पण कै गो है, 2 गो। ये पहला दर्पण, ये पहला दर्पण, और ये आपका दूसरा दर्पण। ये कौन दर्पण हो गया, ये दूसरा दर्पण। 2 दर्पण है और दोनों के बीच का कोण कितना है, देखिए ना यहाँ पे कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। आपने क्या किया, इसके बीच में कोई वस्तु O रख दिया, ठीक है। अब देखिए मान लेते यहां से भी ये दूरी d है और यहां से भी ये दूरी d है, क्या सही है। तो हम लोग क्या बोले हैं, देखिए ये पहला दर्पण है और ये दूसरा दर्पण है। पहले दर्पण में O का एक इमेज बनेगा, फिर d दूरी पर नहीं बनेगा, ये हो गया I1, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे में d दूरी पर एक दूसरा इमेज बनेगा, इसका नाम हो जाएगा I2, ठीक। अब देखिए ये हो गया आपका I2। अब इस I2, ये जो दर्पण है इधर, ये जो दर्पण है इसके लिए I2 वस्तु हो गया। फिर अरे ये दूरी d है तो ये भी क्या होगा, d। तो इसका एक इमेज बनेगा I3, कितना दूरी पर, d दूरी पर। अगर ये आपका d है तो ये भी कितना होगा आपका, ये भी d होगा। तो I1 का एक इमेज बनेगा, ये d है तो ये भी d होगा, यहीं पे आके इमेज बनेगा और वो बनेगा I4। देखिए सर I3 एक, I1, I2, I3, I4 इमेज का हुआ 4 गो। लेकिन उनमें से 2 इमेज जो होता है अंतिम में जाके वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। अगर हम लोग 2 मार्कर को, मतलब सेम हमारे ही जैसा एक व्यक्ति मेरे पीछे खड़े हो जाए और आपको पता नहीं है तो आपको बोलेंगे गिनो कै गो व्यक्ति हैं, तो आपकी कै गो देखिएगा, केवल एक। उसी प्रकार सर इमेज कै गो बना, इमेज कै गो बना, 4 गो। ये वस्तु है, एक बना I1, एक बना I2, एक बना I3 और एक बना I4। लेकिन कांड क्या हुआ है कि यहाँ पे I3 और I4 दोनों जो है वो एक ही पॉइंट पे आ गया है। इसीलिए जब सम आता है तो इसका मतलब है कि 2 ऐसा प्रतिबिंब है अंत में शुरू में नहीं, अंत में जाके फाइनल वाला, यहाँ पे अंत में जाके, ये हम कम प्रतिबिंब लेके समझाएं ताकि आप आसानी से देख पाए ज्योमेट्री में। वो अंत में जाके 2 गो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। इसीलिए अब लेकिन हाई रियल में 2 गो, आपको वो दोनों मिलके बन गया 1 गो। तो आपको कै गो दिखेगा, 1 गो दिखेगा, केवल वो कै गो दिखेगा, 1 गो दिखेगा। तो इसका मतलब है इस I3 I4 को कै गो गिनेंगे, 1 गो। इसलिए 1 2 और 3 कंप्लीट। ये कैसा आ गया, 1 2 और 3 मतलब कै गो बन गया, 3 गो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यदि 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए, यदि 2 समतल दर्पण को, अगला क्वेश्चन है 2 समतल दर्पण को
दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखने पर या रख दिया जाए तब प्रतिबिंब की संख्या। ठीक है, अब देखेंगे आपने क्या किया, दो दर्पण है, दोनों को आपने क्या किया, एक दूसरे के समांतर रख दिया। देखेंगे आपने क्या किया, एक दूसरे का समांतर रख दिया। तो जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होता है तो उसके बीच का कोण कितना हो जाता है, उसके बीच का कोण होता है 0 डिग्री। इसका मतलब है यहाँ पे थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। क्यों है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों दर्पण कैसा है, समांतर है। यदि दो दर्पण समांतर है, थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। अब n बराबर, n क्या है, n है प्रतिबिंब की संख्या। ये क्या है, प्रतिबिंब की संख्या। ये क्या है, प्रतिबिंब की संख्या। तो आपने क्या कि ये प्रतिबिंब की संख्या, ये क्या होता है 360 डिग्री बटा थीटा। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री है, थीटा का मान कितना है 0। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका मान कितना होता है, अनंत। इसका मतलब कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो क्या बोले, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। अनंत क्यों बनता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बनने लगता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बनने लगता है। इसीलिए अगर दो दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बन जाएंगे, कितने प्रतिबिंब बन जाएंगे, अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री, अगला क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तब n का मान कितना होगा। तो n बराबर क्या पढ़ा है, 360 डिग्री बटा थीटा। आज थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 6। तो 6 क्या है, सम संख्या है, इसीलिए ये सम है, इसीलिए n बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1 बराबर कितना 5। ये हो गया आपका आंसर, 5 प्रतिबिंब बनेगा। ओके, ये क्या बनेगा, 5 ये क्या बनेगा, 5 प्रतिबिंब बनेगा। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण का उपयोग। अगला जो हेडिंग है वो है, अगला हेडिंग है आपका समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, जो अगला हेडिंग है उसका नाम है समतल दर्पण का उपयोग। जो अगला हेडिंग है उसका नाम क्या है, समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग जनरली हम लोग दैनिक जीवन में भी करते हैं। जैसे इसका लिखेंगे, इसको सबसे पहला उपयोग है इसका चेहरा देखने में। हम लोग चेहरा देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ओके, दूसरा, आप देखे होंगे गाड़ी में ड्राइवर के सामने पीछे देखने के लिए वो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ पे, गाड़ी में कहाँ देखने के लिए, पीछे देखने के लिए किसका उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। तीसरा, आप सैलून उलून में अगर जाएंगे तो देखेंगे, अगर आप घुसोगे तो आपका एक चेहरा उसमें 100 दिखेगा, उसका नाम है बहुरूपदर्शी। इसका तीसरा उपयोग कौन चीज में है, तीसरा उपयोग कौन चीज में है, बहुरूपदर्शी बनाने में। तीसरा उपयोग कौन चीज में है, बहुरूपदर्शी बनाने में। और चौथा उपयोग है सेना के बंकर में। सेना के बंकर, बंकर कहते हैं बंद गाड़ी को, सेना का बंकर, उस बंकर में किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसमें, बंकर में। सेना के बंकर में किसका उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कंप्लीट। तो ये था आपको किसका उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। अभी कौन पढ़ लिए, अभी किसको पढ़ लिए आप, अभी आप पढ़ लिए किसको, समतल दर्पण को। अब किसको पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण को। तो अब जो नया हेडिंग आने वाला है वो है आपका गोलीय दर्पण। अच्छे से आप देखेंगे, आप कैसा दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब वैसा दर्पण, गोलीय दर्पण का मतलब वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले, जैसे आपका फुटबॉल है अंदर में खाली है, तो आपने क्या किया, आप मान लो ऐसा कि आपके पास ये कोई गोलीय दर्पण है जो कैसा है, खोखला है। ये जो है एक गोलीय है, गोलीय, तो ये खोखला है। आप क्या किए, इसी में से एक दर्पण काट लिए। दर्पण क्या किए, काट लिए। तो इस प्रकार का ये, अब जब काट लिए तो ये तो अब नहीं रहा, ये तो अब नहीं रहा। तो इसका मतलब होता है वैसा दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कहते हैं वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो। देखिए आज दर्पण कौन बना, आज दर्पण बन गया कौन, AB।
ये यही यही क्या है, ए बी क्या है, दर्पण है, इसीलिए इसका नाम क्या है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे बोलेंगे, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो। फिर से, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे आप क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। तो ये जो अभी दर्पण है ए बी, तो ये क्या है, इस खोखले गोले का एक टुकड़ा है, काट लिए उसमें से, इसीलिए इसका नाम क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक था आपका अवतल दर्पण, एक था आपका अवतल दर्पण, और दूसरा क्या था, उत्तल दर्पण। एक हो गया आपका अवतल दर्पण और दूसरा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। एक हो गया अवतल दर्पण और दूसरा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। एक हो गया आपका अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। ये जो आपका अवतल बताए थे कि अवतल का मतलब होता है जिसका सतह धंसा हो। कौन सतह, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जिस सतह पे प्रकाश आपतित होता है, मतलब जिस सतह पे प्रकाश आती है उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, मतलब कि परावर्तक सतह। तो जैसे ये कोई गोलीय दर्पण है, ये जो ए बी है ये कोई गोलीय दर्पण है, तो आज जो है वो कैसा बनाना है, अवतल, मतलब धंसा हुआ तल को परावर्तक बनाना है। तो धंसा हुआ तो इधर से है, उठा हुआ इधर से है, इसका मतलब पेंट किधर से कर देंगे, बाहर से। तो ये कैसा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण है, तो ये आपका गोलीय दर्पण है। अभी जो ये बनाए हैं ये ए बी, ये क्या है, अभी गोलीय है, लेकिन इसको बनाना क्या है, उत्तल, मतलब परावर्तक सतह उठा हुआ हो। उठा हुआ तो बाहर से है, धंसा हुआ अंदर से है। तो आज आपको उठल को छोड़ना है, तो किसको पेंट कर देना है, धंसल को। इसीलिए ये कैसा बन गया, ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कितने प्रकार का हो गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। गोलीय दर्पण में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, गोलीय दर्पण में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उस चीज़ को हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ें। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग सभी रेगुलर लेक्चर को देख रहे होंगे। जिसे वीडियो मिलता है उनसे आग्रह है कि वो वीडियो को आगे ज़रूरतमंद बच्चों के पास फॉरवर्ड करें, उसे भेजें, उसको प्रोत्साहित करें, ताकि सभी बच्चे देख पाएँ, सभी बच्चे फ़ायदा उठा पाएँ। अब हम लोगों के पास, सभी बच्चों के पास समय कम है, समय नहीं है। जो बच्चे गाँव में रहते हैं उनके पास बहुत काम भी है। अरे जो बच्चे शहर में हैं तो उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन जो गांव में होते हैं थोड़ा सा खेती में काम बटा देना, घर में कुछ काम बटा देना, थोड़ा सा ये काम वो काम, छोटा छोटा कुछ ना कुछ काम रहता है, इसीलिए उनके पास टाइम थोड़ा सा कम बचता है और उनको वहाँ कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं होता है। इसीलिए जिन बच्चों को वीडियो प्राप्त होता है उनसे निवेदन है कि वैसे जो बच्चे जो ज़रूरतमंद हैं उनको बताया जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए, उन्हें प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि वो बच्चे अपनी पढ़ाई को जारी कर सके और एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।